Good morning, students. I am Dr. Atul Pandey from Prayagraj. Today I am going to start my first lecture, and the topic of my class is liver. आज हम लिवर के बारे में बॉडी में उसके लोकेशंस, उसके स्ट्रक्चर, उसकी फिजियोलॉजी, उसके एनाटॉमी के बारे में और उसके साथ साथ उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिवर के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लिवर लिवर है। लिवर के दो लोब्स हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट हेपेटिक डक्ट, राइट से लिवर लोब से निकले तो राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट hepatic duct, common hepatic right hepatic left hepatic duct मिलके common hepatic duct, common hepatic duct। ये गॉल ब्लैडर बना हुआ है। वैसे गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर हमने इसलिए यहाँ पे इसलिए बनाया है कि आपको दिखाई पड़े। ये होता है इसके नीचे, तो ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर। सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट मिला के कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट को डक्टस कॉलिडोकस भी कहते हैं। डक्टस कॉलिडोकस ये हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूटम, पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक डक्ट,
या डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ, ये पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन, ये आके हमारे इंटेस्टाइन में ओपन होती है। और ऊपर से हम देखते हैं लिवर के दो लोब है, मेनली लिवर के मेनली दो लोब हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब से जो आर्टरीज निकली, डक्ट निकली, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट से निकला लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिल के बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसी में गॉल ब्लैडर ओपन होता है, गॉल ब्लैडर की ओपनिंग को, डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और इधर कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके जब आगे कंटिन्यू करती है तो उसको डक्ट, कॉमन बायोडक्ट कहते हैं या डक्टस कॉरिडोकस कहते हैं। उसके नीचे आगे बढ़ते हैं तो ये कॉमन बायोडक्ट आके पैंक्रियाज के पास ओपनिंग खुलती है, जिसमें पैंक्रियाज के अंदर हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट होता है या डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं उसको। यहाँ पे आने के बाद ये ओपन खुलती है, पैंक्रियाटो हेपेटिक डक्ट बोलते हैं उसको, पैंक्रियाटो हेपेटिक डक्ट। यही पैंक्रियाटो हेपेटिक डक्ट के नीचे एक स्वेलिंग पार्ट होता है जिसे एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। और एम्पुला ऑफ वेटर के बाद जो स्फिंक्टर से यहाँ पे पाया जाता है, जो जाके इंटेस्टाइन में खुलता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो ये पार्ट हो गया, मोटा मोटा हम लोगों ने जान लिया कि हमारे ये लिवर का एक स्ट्रक्चर है। अब इसको हम एक समराइज वे में बताते हैं कि लिवर है क्या, इसकी लोकेशंस क्या है। लिवर इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। Liver is located in the abdominal cavity, just below the diaphragm। अगर हम बात करें तो ये हमारी abdominal cavity है, तो just diaphragm के just नीचे, ये diaphragm ही है जो हमारे thoracic को abdomen से अलग करती है। तो जैसे ही abdominal जो diaphragm होती है उसके just नीचे upper quadrants में हमारे ये liver की पोजीशन है। अगर इसकी बात करें तो लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, लिवर को लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एक बात और ध्यान देने की बात है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है, लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड की बात हो रही है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी लिवर होगी। इसकी वेट की बात करें तो वेट 1.2 to 1.5 kg, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। Largest gland of body, weight 1.2 to 1.5 kg। लोकेशन कहाँ है? Just below the diaphragm। Just below the diaphragm। इसके दो लोब्स होते हैं, वैसे तो इसके और भी लोब्स बनते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो लोब्स होते हैं, राइट लोब, टू लोब्स, राइट लेफ्ट। अब ये जो लिवर है, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है इस मतलब किन चीजों से बना होता है, तो ये हेपेटिक लोब्यूल से मिलकर बना होता है। तो यूनिट ऑफ लिवर is hepatic lobule, hepatic lobule, hepatic छोटे छोटे hairs आ रहे हैं, कॉर्ड लाइक कॉर्ड के रूप में बने होते हैं hepatic lobules, जिससे ये बना होता है hepatic lobules। अब ये जो hepatic lobules इसमें होते हैं, ये एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ से सराउंडेड होते हैं, जिसको ग्लेसन्स कैप्सूल कहते हैं। hepatic lobules are
बाई कनेक्टिव टिश्यू sheath called Gleason's capsule. Gleason's capsule के द्वारा ये सराउंडेड होते हैं। एक स्ट्रक्चर इसमें और होता है कुफर सेल्स। ये हेपेटिक साइनोसाइट्स में होता है। कुफर सेल्स ये हेपेटिक साइनोसाइट्स में होता है और इसका मुख्य जो काम होता है फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइट सेल होती है, फैगोसिटिक इन नेचर। एक बार हम स्ट्रक्चर को मोटा मोटा और समझते हैं कि ये हो गया हमारा लीवर, यहाँ से ये डक्ट निकला, ये गॉल ब्लैडर। इस बार हमने इसको अंदर कर दिया जैसे आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। ये हमारा हो गया, ये हेपेटिक डक्ट हो गया, ये सिस्टिक डक्ट, ये हेपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर, ये लिवर, और यहाँ पे आने के बाद कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में आके पैंक्रियाज ये खुला। तो पैंक्रियाज खुलने के बाद ये जो हम बताना चाहते हैं कि ये जो हमने कहा कि हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और जो ये पैंक्रियाटिक डक्ट आके खुलती है उसको बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पोर्शन है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब इसे हेपेटो, अब जाके आगे ये जो जब इंटेस्टाइन में हमारे ड्यूडेनम में इंटेस्टाइन में खुलती है तो यहाँ स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है। यही स्वेलिंग स्ट्रक्चर को एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं और इसी में एक स्फिंक्टर होता है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ऑडिक कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर जान लिया हम लोगों ने। अब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लिवर। फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके फंक्शंस की बात करें तो सैकड़ों इसके फंक्शन हैं, लेकिन हम यहाँ पे मुख्य इंपॉर्टेंट उसके फंक्शंस के बारे में जो हमारे मेटाबॉलिज्म, वैसे तो इसके सारे फंक्शन हमारे मेटाबॉलिज्म से संबंधित हैं, लेकिन हम कुछ उनमें से भी सबसे ज़्यादा जरूरी है उनको डिस्कस करते हैं। पहला है ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ मतलब ग्लाइकोजेनेसिस का काम करता है। हमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद जितना ग्लूकोज की जरूरत हमारे शरीर को पड़ी वो तो ब्लड में रहा, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास ब्लड में रहा उसको लिवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर उसको स्टोर कर दिया। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन किसने किया? ये लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कहाँ पे? तो स्टोर करके कहाँ पे किया? लिवर में, प्लस थोड़ा कुछ पार्ट इसका मसल्स में। तो ग्लाइकोजेनेसिस इसका सबसे इंपॉर्टेंट। अब दूसरा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस
बताती हूँ। जैसे एक इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन की एक बात करें, जो हमारे बॉडी में शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज, जैसे हम जानते हैं कि शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाती है, तो जब हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं तो वो भी हमारे ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देती है। तो अब हम जब बात करें ग्लाइकोनियोजेनेसिस की, तो ये उल्टा फंक्शन, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। ऐसी कंडीशन आ जाए हमारी बॉडी में, फास्टिंग की कंडीशन आ जाए, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ग्लाइको नियोजेनेसिस की बात आ जाती है। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। एक हमने देखा और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन का मतलब है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना है। ये बदलना मतलब स्टोर करना है, स्टोर होगा यहाँ पे आगे। क्या आवश्यकता है इसको करने की, कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, जितनी जरूरत है उतना तो है, लेकिन उससे ज़्यादा अमाउंट है तो उसको ले जाके लिवर में स्टोर कर देना। जब जरूरत पड़े, स्टोर कर देने का मतलब ये है कि जब जरूरत पड़ेगी हम दोबारा उसको यूज कर लेंगे। तो स्टोर कहाँ कहाँ होगा, लिवर में होगा, मसल्स में होगा, स्टोर हो गया। जब जरूरत पड़ेगी वापस इसका अपोजिट भी हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट ये हो गया ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, कोजन को ग्लूकोज में कन्वर्जन करना। ये कब होता है, फास्टिंग की कंडीशन में। जैसे कि किसी ने बहुत फास्ट रख लिया, खा नहीं रहे, फास्टिंग की कंडीशन है, तो हमारे बॉडी जो है, हमारा लिवर जो है, उसको, शरीर को ग्लूकोज की जरूरत है, खाना हम इंटेक कर नहीं रहे हैं, तो लिवर क्या करता है कि वो जो अपने पास स्टोर्ड उसका ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन के रूप में है, उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्शन कर देता है। जैसे अगर बात करें तो एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, ये काम इसका है। ग्लूकागॉन का काम यही है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में ग्लूकागॉन ही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। यहाँ पे एक डायबिटीज की कंडीशन हमने आपको बता दी कि इंसुलिन भी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, डायबिटीज मेलिटस के केस में करता है। एक तीसरा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस माने प्रोटीन या अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में बदलना, या फैट को ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को देखें, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ज़्यादा हमने ग्लूकोज हमारे पास है, कन्वर्जन होकर लिवर मसल्स में जाकर स्टोर हो गया। लेकिन ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, फास्टिंग की कंडीशन ही ज़्यादातर होती है। फास्टिंग की कंडीशन में जब हम कई दिनों तक भूख रहते हैं, तो भूखे रहते हैं और हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज नहीं मिलता तो ये टूटने लगते हैं। पहले ग्लाइकोजिनोलिसिस की क्रिया होती है, उसके बाद प्रोटीन और फैट भी टूटने लगता है और वो ग्लूकोज बनाता है। आगे के इसके हम थर्ड इसका, फोर्थ इसका जो फंक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। लिवर, most of the clotting factor are produced by liver. clotting factors मतलब खून को जमाने के लिए जिन जिन एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, उनमें से एक है क्लॉटिंग फैक्टर्स। उन क्लॉटिंग फैक्टर्स में जो 13 नंबर में होते हैं, मैक्सिमम को लिवर बनाता है, कुछ को लिवर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो मोस्टली
प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ज्यादातर वो क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर बनाता है, उसको नहीं बनाता है। अब पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने देखा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? एग्जांपल एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अभी हम आगे इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे कि कैसे एल्ब्यूमिन काम करता है और किस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो तो हमारे अंदर किस तरह के पैथोलॉजिकल कंडीशन आने लगते हैं, आगे देखिए। छठवा, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी को जितने कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है वो हमारी बॉडी में बन जाता है, हमें बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम बाहर से कोलेस्ट्रॉल अतिरिक्त मात्रा में लेते हैं तो वो बाद में हमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस के रूप में आ जाते हैं। सातवां, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। जितनी जरूरत है, फैट जितनी जरूरत है, हमारी बॉडी में सब मिल जाता है। स्टोरेज ऑफ विटामिन, स्टोरेज ऑफ विटामिन, कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12। ए, डी, ई, के एंड B12 का स्टोरेज इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में स्टोर बनते नहीं हैं। इसके सोर्सेस जो लोग ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में ये मिलते हैं और जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स का प्रयोग नहीं करते उनमें इसकी कमी होती है। ठीक है, इसलिए विटामिन B12 का स्टोरेज करते हैं। जो वीगन्स होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते, जो चीज़ भी नहीं लेते, उनमें विटामिन B12 की अक्सर कमी देखने को मिलती है। ये सारी चीज स्टोर किए थे, ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन जो होते हैं लिवर में स्टोर होते हैं। आठवां पॉइंट, हीमोपोइसिस, HAEMOPOISIS, हीमोपोइसिस। सेवेंथ पॉइंट, स्टोरेज ऑफ विटामिन्स। कौन कौन से विटामिन स्टोर करता है लिवर? ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12। विटामिन B12 एनिमल सोर्सेस से आता है, इसीलिए जो लोग नॉनवेज का प्रयोग कम करते हैं, फिशेस का प्रयोग कम करते हैं या वीगन्स होते हैं, उनमें अक्सर विटामिन B12 की कमी रहती है। 8th पॉइंट, हीमोपोइसिस, HAEMO, हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स या RBC। लिवर ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, लेकिन एडल्ट्स में नहीं, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज या फीटल कंडीशन में, 3rd मंथ से। जब 8th मंथ का बच्चा फीटस हो जाता है तो उसका जो ब्लड सेल का निर्माण
वो बोन मैरो करने लगता है, लेकिन उससे पहले तक आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो लिवर में होता है। यानी बच्चा, अगर उससे पहले की बात करें कि 1 महीना, उससे पहले 2 महीने, तो एम्ब्रियन यॉर्क सैक में आरबीसी फॉर्मेशन होता है, लेकिन 3 मंथ्स जब कंडीशन आ जाती है तो लिवर ब्लड सेल्स को बनाने लगता है, आरबीसी बनाने लगता है। लेकिन जब यही बच्चा फीटस 8 माह का हो जाता है तो ब्लड जो है आरबीसी के लिए बोन मैरो उसका फॉर्मेशन करने लगती है। तो इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, 3rd मंथ लिख दीजिए, 3rd मंथ इन एडल्ट्स, एट्थ मंथ से कौन बनाने लगता है? बोन मैरो। बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम, जैसे हमने कहा था कि लिवर्स है, लिवर जो हमारा है वो ढेर सारे हेपेटिक लोब्यूल से मिलकर बना होता है। तो हम पहले हेपेटिक लोब्यूल की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्योंकि सारा फंक्शन तो हेपेटिक लोब्यूल्स का ही है, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट तो उसकी हेपेटिक लोब्यूल है। तो हम देखते हैं कि हेपेटिक लोब्यूल्स कैसे काम करता है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे इसकी फंक्शनिंग है।
ये हिपैटिक लोब्यूल है, ये एक हिपैटिक लोब्यूल है, हिपैटिक लोब्यूल, वन हिपैटिक लोब्यूल है, एक हिपैटिक लोब्यूल है। ये इसके अंदर जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, हिपैटोसाइट्स कहते हैं इसे, हिपैटोसाइट्स। ये हिपैटिक साइनोसाइड्स है, हिपैटोसाइनोसाइड्स है। ये ट्राइड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ट्राइड माने 3 ओपनिंग यहाँ पे खुल रही है आगे। एक का नाम है बाइल डक्ट, एक का नाम है हिपैटिक आर्टरी, एक का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। तीन है इसलिए इसको ट्राइड बोल दिया। ये सेंट्रल वेन है। अब बात करते हैं कि कैसे काम करता है। मोस्ट ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हिपैटिक पोर्टल वेन है जो हमारे इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं, हमारे जब इंटेस्टाइन में पहुंचती है, डाइजेस्ट होती है, तो उस डाइजेस्ट होने से पहले लिवर की जो हिपैटिक पोर्टल वेन्स वहाँ से कनेक्टेड होती है, वो हिपैटिक पोर्टल वेन्स के द्वारा सारा एब्जॉर्ब मटेरियल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू आता है। हिपैटिक मोस्ट ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड चीज़ें यहाँ से आती हैं, जो हम खाते हैं वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होकर आती हैं, और ये हिपैटिक साइनसेस के द्वारा, साइनोसाइड्स के द्वारा के अंदर आ जाती है। ये बाइल डक्ट प्रोपोर्शन है, ओपनिंग है, ये हिपैटिक आर्टरी है जिससे फ्रेश ब्लड भी आता है, क्योंकि इसको फ्रेश ब्लड की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए, कोई भी चीज़ हमने खाया, हमारे इंटेस्टाइन में आया, डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट। हिपैटिक पोर्टल वेन हमारे इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल हम खाते हैं, खाना खाते हैं, वो एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन तक आता है। इंटेस्टाइन में हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, लिवर में आता है। लिवर में आने के बाद ये देखिए हिपैटिक साइनोसाइड्स की तरह अंदर जाता है, और ये अंदर जाने के बाद ये हिपैटोसाइट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ ये एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद अंदर गया, इसने जो भी चीज़ें हमने खाई, मान लिया कि हमने कोई ड्रग लिया, या हमने कोई दवाई खाई, या हमने कोई पॉइजन लिया, अल्कोहल लिया, या एक्सवाइजेड कुछ भी खाया, वो अंदर गया, चेक किया गया, उसको ब्रेक डाउन किया गया, तोड़ा गया, और अगर वो पॉइजनस थी उसको नॉन पॉइजनस में बदल के ब्रेक डाउन करके इसको आगे इसको सेंट्रल वेन के अंदर भेज दिया गया। सेंट्रल वेन से ये मेन हिपैटिक डक्ट, फिर वेना कावा तक अपना ये पहुंच गई। तो यहाँ पे देखने का है कि लिवर में, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा बॉडी में ये चेक पोस्ट की तरह है कि कोई भी चीज़ खाएंगे, डायरेक्ट सर्कुलेशन में अगर भाई हमने कोई चीज़ खाई, डायरेक्ट सर्कुलेशन में चला गया तो वो पॉइजनिंग पूरे शरीर में फैल गई। लेकिन अब जब इंटेस्टाइन में गया और लिवर बगल में बैठा है, तो कोई भी चीज़ अगर हमारे एब्जॉर्ब होगी तो सबसे पहले उसको लिवर में जाना पड़ेगा। लिवर में इसी हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा जाएगी। यहाँ पे जो चीज़ें हैं अंदर इधर वो हिपैटिक लोब्यूल्स में जाएंगी, वहाँ पे उनका चेक होगा, ब्रेक डाउन होगा, और जो पॉइजनस थी नॉन पॉइजनस में बदल के उसको तब आगे भेजा जाएगा। तो हिपैटिक आर्टरी के द्वारा फ्रेश ब्लड भी आता है। फ्रेश ब्लड में कई बार ड्रग्स और सारी चीज़ें होती हैं, उनको भी जो फूड मटेरियल जो खाया वो चेक हो गया, ड्रग्स चेक हो गया। तो XYZ कुछ भी हम खाते हैं तो वो सबसे पहले लिवर में आता है। ये एक लोब्यूल है, ऐसे लाखों लोब्यूल उसमें होते हैं जो फूड मटेरियल्स को चेक करते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन के रूप में क्या है, नोवा डिटॉक्सिफिकेशन।
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड, यानी कोई भी चीज जब हमारे बॉडी में जाए, सर्कुलेट होने से पहले लिवर में जाएगी, वहां डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। अब 10वां फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लिवर का एक काम है बाइल प्रोड्यूस करना। बाइल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद बाइल हेपेटिक आर्टरीज के द्वारा गया, ये गॉल ब्लैडर में गया, गॉल ब्लैडर में इसका वाटर एब्जॉर्ब हुआ, इसको कंसंट्रेट फॉर्म में किया गया और उसके बाद उसको आगे डाइजेशन के लिए, फैट के डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए इसको आगे इसका यूज हुआ। तो बाइल का मुख्य काम क्या है कि ये फैट के डाइजेशन को और इसके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। अब बाइल में होता क्या क्या है? बाइल की बात करें तो इसमें वाटर 90 to 95%, इसमें 95 to 97% वाटर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फास्फोलिपिड होता है, बिलिरुबिन होता है, बिलिवर्डिन होता है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और वाटर, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, फास्फोलिपिड, ये सारी चीजें इस बाइल में होती हैं जो फैट और दूसरी चीजों के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने मोटा मोटा क्या समझा? मोटा मोटा हमने ये समझा कि लिवर की लोकेशन इन द एब्डोमिनल रीजन, अपर क्वाड्रेंट में होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। दो लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब से आर्टरी निकली, लेफ्ट से आर्टरी निकली, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाया, उधर से सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आया, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिल गए, कॉमन बाइल डक्ट बनाया, कॉमन बाइल डक्ट आगे पैंक्रियाज आया, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बना, आगे पहुंचा, स्वेलन पार्ट मिला, एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर के अंदर स्फिंक्टर्स हुए, स्फिंक्टर्स में क्या हुआ? स्फिंक्टर ऑफ बॉडी वो जाके सिक्रेट किया ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में सिक्रेट होने के बाद वहां पे फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हुआ। अब लिवर की बात करें, लिवर 1.2 kg to 1.5 kg इसका वेट है और हेपेटिक लोब्यूल्स उसमें पाए जाते हैं और हेपेटिक लोब्यूल्स के आगे कनेक्टिव टिश्यू की शीट की कवरिंग होती है जिसको ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। इसमें फैगोसाइटिक सेल होती है और इसमें एक चीज मैं ये बताना भूल गया कि यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल, कफर सेल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, कुफर सेल जिनका फैगोसाइटिक काम होता है। फंक्शंस की बात करें, डिटॉक्सिफिकेशन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन, क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्मेशन करता है और हेपेटिक लोब्यूल्स को हमने पढ़ा किस ढंग से ये काम करता है, किस ढंग से जो भी चीज एब्जॉर्ब मटेरियल है हेपेटिक पोर्टल वेन्स के द्वारा लिवर में गया, लिवर में उसका डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, फिर वो सर्कुलेशन में अपना मेन हेपेटिक डक्ट वेना कावा के द्वारा मेन सर्कुलेशन में चला गया। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।